स्विट्जरलैंड, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसके अलावा धरती पर एक और स्वर्ग है, लेकिन ये जगह सभी के लिए स्वर्ग नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपने देश में फ्रॉड करके अरबपति बनते हैं और लंदन फरार हो जाते हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां के घोटालेबाज अरबपति एक ही जगह शरण लेते हैं। उस जगह का नाम है लंदन। ये पूरी दुनिया के घोटालेबाज अरबपतियों का ठिकाना है। केवल भारत की बात करें तो लंदन में 131 भगौड़े अरबपतियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो फाइनेंशियल फ्रॉडिस्ट अरबपति लंदन ही भागते हैं। वहाँ की सरकार इन घोटालेबाजों को उनके देश के हवाले क्यों नहीं करती है? क्या ब्रिटेन जानबूझकर इनको प्रोटेक्शन देता है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ललित मोदी जैसे व्यापारियों ने भारत को खरबों का चूना लगाया। जब इन्हें लगा कि गिरफ्तार होने वाले हैं तो सभी लंदन फरार हो गए, जिसके बाद से भारत की सरकार ने अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन इन्हें भारत वापस नहीं ला पाए। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है यूके ऐसे लोगों को जानबूझकर बना देता है, क्योंकि ब्रिटेन खुद ये कहता है कि अगर कोई भी उसके देश में आकर 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्ट करे तो आराम से ब्रिटेन में रह सकता है। वो ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा भी प्रोवाइड कराता है, जबकि ब्रिटेन ने कई देशों से प्रत्यर्पण संधि कर रखी है, उसमें भारत भी शामिल है। फिर भी उसकी कोशिश यही रहती है कि ऐसे लोग उसके देश में ही रहें। तभी तो वो प्रत्यर्पण संधि के बावजूद ऐसे पेंच फंसाता है जिससे ब्रिटेन से दूसरे देशों के ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण करने में सालों लग जाते हैं। जहां तक भारत की बात है, इस संधि के मुताबिक ब्रिटेन से भारत केवल एक अपराधी समीर विनुभाई पटेल को 2016 में प्रत्यर्पित कर सका है। दूसरे अपराधों के आरोपियों का भी यूके से प्रत्यर्पण करना आसान नहीं है। तभी तो जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपी राजेश कपूर, आतंकवाद में लिप्त टाइगर हनीफ जैसे आरोपी पिछले कई सालों से आराम से लंदन को अपना पनाहगार बनाए हुए हैं। दरअसल यूके का लंदन भारतीय और पाकिस्तानी रईसों का दूसरा घर है, क्योंकि इनके लिए यहाँ एंट्री करना, प्रॉपर्टी खरीदना और सेटल होना काफी आसान है। यूके का होम डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को महज 24 घंटे के अंदर सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विस ऑफर करता है। वहीं एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए केवल 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शो करना होता है। वहीं इन्वेस्टर वीजा के लिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शो करना होता है। इन दोनों ही तरह का वीजा की वैलिडिटी शुरुआत में 3 साल के लिए होती है, फिर आगे चलकर उसे एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। यही वजह है कि मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय भगोड़ा नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड में 75 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीद पाया है। साथ ही इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उसने उसी इलाके में हीरे का नया कारोबार भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, लंदन के पॉश इलाकों में से एक मेफेयर में तकरीबन 3000 इंडियंस की अपनी प्रॉपर्टी है। शायद इनमें से ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉडिस्ट हैं। तभी तो यूके में 75% प्रॉपर्टीज के मामलों में जांच चल रही है। पाकिस्तान भी अपने यहाँ के आरोपियों का लंदन में ठिकाना बनाने पर परेशान है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और MQM लीडर अल्ताफ हुसैन। इनके अलावा वहां के कई आमो खास लोग लंदन में रहते और छिपते आए हैं। अल्ताफ हुसैन पर आरोप है कि उसके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से संबंध है। साथ ही वो पाकिस्तान में एंटी टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद यूके सरकार ने उसे पाकिस्तान को प्रत्यर्पित नहीं किया है। यूके का कोर्ट पाकिस्तान की हर अपील ये दलील देकर खारिज कर देता है कि वहां जाने के बाद उसका टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि सिर्फ लंदन ही क्यों ऐसे अपराधियों के लिए लंदन सेफ हेवन बन चुका है, जिसकी 3 वजह है दोस्तों। पहला, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के क्लॉज, दूसरा आर्टिकल 9 और तीसरा यूके में सख्त ह्यूमन राइट्स एक्ट। जब 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी तो इसके तहत कुछ समझौते हुए थे। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का मतलब दूसरे देशों के अपराधियों को अपने देश में लाने के लिए संधि, लेकिन इसमें कई तरह के पेच हैं। वहीं यूके की ओर से इसकी राह इतनी लंबी कर दी गई है कि प्रत्यर्पण में सालों लग जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन कहता है कि पहले कोर्ट ये तय करेगी कि अपराधी को लौटाना है कि नहीं। इसके लिए दूसरे देशों को वहां की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ता है। सबसे पहले केस निचली अदालत में जाता है। जब निचली अदालत प्रत्यर्पण पर मुहर लगाता है तब अपराधी इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। फिर अगर हाई कोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल जाती है तब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
किसी भी देश की सरकार को इन सभी कोर्ट्स में साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसके देश का अपराधी वास्तव में फाइनेंशियली फ्रॉडिस्ट है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के आर्टिकल 9 में कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो आरोपी को कानूनी सहारा देता है। इसका पहला क्लॉज है नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता और राजनीतिक विचारधाराओं के कारण आरोपी पर केस चलाने और उसे सजा देने की अपील करना। दूसरा क्लॉज धर्म, नस्ल, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से आरोपी को डिटेन करना। आर्टिकल 9 के तीसरे क्लॉज के मुताबिक छोटे क्राइम के लिए अपील करना, साथ ही एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट में देरी करना। इसी क्लॉज के आधार पर ब्रिटेन ने म्यूजिक डायरेक्टर नदीम अख्तर को साल 2000 में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। ऐसे आरोपियों के प्रत्यर्पण के मामले में ब्रिटेन का सख्त मानवाधिकार कानून सबसे बड़ी बाधा बनती है। सभी अदालतों से निकलने के बाद केस यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जाता है। क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोपीय कन्वेंशन चार्टर पर साइन किया हुआ है, उसी चार्टर के मुताबिक अगर ब्रिटेन को ये लगता है कि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति को कठिन यातना दी जाएगी, अगर उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, तब वो प्रत्यर्पण के अनुरोध को इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन का ह्यूमन राइट कोर्ट अपराधियों की लिबर्टी का भी ख्याल रखता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि प्रत्यर्पण के बाद आरोपी को ठीक वही सुविधाएं दी जा सकेंगी या नहीं जो सुविधाएं उन्हें ब्रिटेन की जेल में मिल रही हैं। ऐसे अपराधी इन कानून को अच्छी तरह से जानते हैं और इसका पूरा लाभ उठाते हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों के लिए ब्रिटेन सबसे सेफ जगह है। अब आखिर प्रत्यर्पण संधि है क्या जिससे अरबपति भगोड़ों को मदद मिलती है, ये भी जान लेते हैं। प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी दो देशों की कानूनी आपसी समझौते को कहते हैं। इसके मुताबिक अगर एक देश का अपराधी किसी दूसरे देश में फरार हो जाता है तो पहला देश दूसरे देश को कहता है कि उसे गिरफ्तार करके हमारे हवाले करो। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के पास जाया जाता है। फिर इंटरपोल उस अपराधी के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस निकालती है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे देश में अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसे गिरफ्तार करो। लेकिन कुछ वर्ग हैं जिन्हें ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण से छूट दी हुई है। मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स को इससे अलग रखा गया है। साथ ही संधि के मुताबिक उन अपराधियों को प्रत्यर्पित किया जा सकता है जिन पर दोनों देशों का कानून लागू होता है। मसलन अगर भारत के कानून में कुछ ऐसे अपराध हैं जो ब्रिटेन पर लागू नहीं होते, जैसे यहाँ पोर्नोग्राफी बनाना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ब्रिटेन में अपराध नहीं माना जाता। ऐसे में इस तरह के भारतीय अपराधियों का प्रत्यर्पण ब्रिटेन नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी साबित करना होता है कि वह अपराधी है भी या नहीं। साथ में ये भी शर्त रखनी होती है कि आप जिस केस के लिए प्रत्यर्पण करा रहे हैं सिर्फ वही केस आपके देश में भी चलना चाहिए। यानी कि अगर अपराधी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है तब उसे अपने देश में ले जाकर मर्डर या चोरी डकैती का केस नहीं चलाया जा सकता है। तमाम नियम कानूनों को जानने के बाद तो यही लगता है कि यूके से ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण कराना काफी कठिन है। हालांकि समीर भाई विनू भाई पटेल के बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत दूसरे भगोड़े के प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लंदन फरार हुए विजय माल्या को वहीं गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस केस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे पहली सफलता बताया। लेकिन अब माल्या को वहां के कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक को खरबों का चूना लगा चुके नीरव मोदी के मामले में भी भारत को कुछ खास सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सभी यूके के कानून का फायदा उठाना वो भली भांति जानता है। शायद इसीलिए उसका प्रत्यर्पण फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। तब तक लंदन इन लोगों के लिए सेफ हेवन बना रहेगा, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भी अगर उनको प्रत्यर्पित किया भी जाता है तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि वो अपनी पूरी जिंदगी यूके में ही काट सकते हैं। और इसीलिए लंदन अरबपति अपराधियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।